नमस्कार साथियों, आज हम भारत के संविधान के भाग फर्स्ट से लेकर 4 तक यानी आर्टिकल फर्स्ट से लेकर आर्टिकल 51 तक चर्चा करेंगे, जिसमें हम एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर विचार करेंगे, उन्हें समझेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर विचार करने का अर्थ है कि हम सभी पर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इनको हम एक्स्ट्रा टाइम देकर समझेंगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा पहला आर्टिकल है अनुच्छेद फर्स्ट। आपको पता है अनुच्छेद फर्स्ट के 3 पार्ट हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। कैसा संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसमें आपको 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात कि देश का नाम क्या है, तो यहाँ पे बात है देश के नाम की, तो इसमें पहला है इंडिया भी है और दूसरा है इंडिया के साथ साथ भारत भी, यानी हमने दोनों नामों को इंक्लूड किया है। कुछ लोग इंडिया यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे नाम की ख्याति थी इंडिया के नाम से, और हम परंपरा के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्राचीन धरोहर या फिर प्राचीन इतिहास को देखें तो भारत नाम से हम इसे जानते थे, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सर्वसम्मति से इंडिया और भारत दोनों को स्थान दिया है। इसके बाद में आता है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ होने का सीधा सा अर्थ है कि हमारा जो भारत है वो कैसे बना है, यानी यहाँ पर विभिन्न राज्यों ने आपस में समझौता नहीं किया है। यहाँ पर संघ ने सभी राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। अमेरिका में क्या व्यवस्था की गई है? अमेरिका में व्यवस्था की गई है कि वहां पर 13 राज्य मिलकर उन्होंने संघ का निर्माण किया है, और संघ को क्या है, कुछ शक्तियां दी है, जैसे विदेश से संबंधित, संचार से संबंधित, रेल से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित जो भी कॉमन शक्तियां हैं वो संघ को दे दी गई है। किसने दी है? राज्य ने संघ को दी है, यानी राज्य के समझौते का परिणाम कौन है? संघ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पटेल महोदय यानी हमारे संघ ने राज्यों को एकत्रित किया है, ना कि राज्य ने संघ का निर्माण किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के पार्ट 2 की, यानी क्लोज 2 की। इसमें बताया गया है कि राज्य का क्षेत्र, राज्य और राज्य क्षेत्र। अब राज्य यानी राज्य का नाम क्या होगा और राज्य का क्षेत्र क्या होगा, इसे किसमें बताया गया? पहली अनुसूची में। यानी हमारे जितने भी राज्य 28 राज्य है और उनके राज्य क्षेत्र है, उनको हमने पहली अनुसूची में इंक्लूड किया है। और ये आर्टिकल फर्स्ट के क्लोज 2 में बताया गया कि राज्य क्या होगा, राज्य का क्षेत्र क्या होगा। इसके बाद में इसी में 3 नंबर है कि राज्यों का जो क्षेत्र है, यानी भारत संघ के क्षेत्र। अब भारत संघ के क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे? भारत संघ के क्षेत्र में पहले है राज्य का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र। सेकंड है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, और तीसरा है अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। जैसा आपको पता है कि राज्यों का क्षेत्र हमारे वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और उनका क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अर्जित कितने हैं? 0। अर्जित 0 क्यों है? क्योंकि गोवा, दमन द्वीप, माहे, कारिकल, यमन, पुडुचेरी, इनसे हमने क्या है, पुर्तगाल से और फ्रांस से इनको हमने अधिकृत कर लिया था 1962 में। इसके बाद में भारत ने कोई भी क्षेत्र को अर्जित नहीं किया है, किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है, इसलिए अर्जित क्षेत्र 0 है। राज्य क्षेत्र के बारे में आपको पता है 28 है। और संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित क्षेत्रों में फर्क होता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जहां पर सीधा केंद्र का नियंत्रण होता है। वर्तमान में 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, ये जो है 5, जिनमें क्या है, केंद्र का सीधा नियंत्रण है, यानी यहाँ पर विधानसभा नहीं है। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, जो 3 एक्स्ट्रा है, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल की सहायता करने के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, यानी यहाँ पर विधानसभा है। इनको अपने क्षेत्र के लिए विधि बनाने का अधिकार है। तो ये क्या है, केंद्र के नियंत्रण में नहीं है, पर ये क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। यानी संघ राज्य क्षेत्र सभी होंगे, 8 होंगे, लेकिन ये जो 5 आपको बताए गए हैं वो क्या होंगे, केंद्र शासित होंगे। यानी यहाँ पर किसका आधिपत्य होगा, केंद्र का। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 2।
अनुच्छेद 2 क्या कहता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और बच्चों को समझने में भी ये थोड़ा कठिन है। इसमें बताया गया है कि पहला इसमें है कि संसद विधि के द्वारा क्या करेगी, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, और दूसरा है नए राज्यों का गठन। अब दोनों आपको सेम लग रहे होंगे, नए राज्यों का गठन और नए राज्यों का प्रवेश, लेकिन ये क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग है? नए राज्यों के गठन क्या बात है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यानी वो राज्य जो पहले से अस्तित्व में है। इसका उदाहरण एक है सिक्किम पहले राज्य था, देश था। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को क्या है, भारत में शामिल कर लिया गया। अब ऐसा नहीं है कि सिक्किम का कोई अस्तित्व था ही नहीं, उसको भारत में शामिल कर लिया गया है, नहीं। सिक्किम पहले अपने आप में राज्य था, देश था। भारत का वो भाग कब बना है, भारत का वो भाग 35वें संविधान संशोधन से बना है। तो यहाँ पे नए राज्य का प्रवेश किया गया है, नए राज्य का गठन नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या है, नया राज्य बनाया जा रहा है जो पहले कभी देखा नहीं, जो पहले कभी अस्तित्व में था ही नहीं। यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर पॉपुलेशन रह रही है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, और उस राज्य की स्थापना कौन कर रहा है, हमारा भारत संघ कर रहा है, तो वो क्या होगा, नए राज्यों का गठन होगा। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को अधिकार होगा, संसद को शक्ति होगी। संसद को क्या शक्ति होगी? संसद को शक्ति होगी कि वह राज्य प्लस राज्य, यानी दो राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य मिला सकती है। किसी राज्य के भूभाग को हटाकर किसी दूसरे राज्य की भूभाग को हटाकर एक राज्य बना सकती है। यानी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य के अस्तित्व को ही सरकार खत्म कर सकती है। कौन है? संसद। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में है। जैसे हमारा राजस्थान है, तो अगर सरकार चाहे तो राजस्थान के 2 भाग कर सकती है, या फिर हरियाणा के कुछ पार्ट को राजस्थान में मिला सकती है, राजस्थान के कुछ पार्ट को हरियाणा में मिला सकती है, या फिर राजस्थान के 2 अलग अलग भाग करके 2 राज्य बनाए जा सकते हैं। इसमें शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी, यानी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। और वो राष्ट्रपति महोदय किससे सलाह लेगा? वो राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य विधानसभा से। यानी अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के नाम में अगर सीमा में परिवर्तन करना है तो हमारे जयपुर विधानसभा से परमिशन ली जाएगी। जो कौन लेगा? राष्ट्रपति महोदय वहां की विधानसभा से लेगा। यानी जयपुर में आएगा वो नोटिस, राज्य विधानसभा अधिकतम 14 दिन तक इस पर विचार करेगी। विचार करके अपना प्रस्ताव भेज देती है किसके पास? संसद के पास। तो संसद को अधिकार है कि वो स्वीकार कर सकती है या फिर खारिज कर सकती है। यहाँ पर ओनली फॉर्मेलिटी की जा रही है राज्य विधानसभा से पूछने की। राज्य विधानसभा के पास अधिकतम इतना है कि वो 14 दिन तक रोक के रख सकती है, लेकिन इससे ज्यादा उसके पास शक्ति नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। हम यहीं पर समझ लेते हैं अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 कुछ नहीं है। अनुच्छेद 4 आपको 1 से 3 का द्वारा रिवीजन करवा रहा है। कैसे? अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पर, यानी 2 के आधार पर क्या किया जा रहा है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन किया जा रहा है। और 3 में क्या है? संसद 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का या फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रही है। ये सब काम कौन कर रहा है? आर्टिकल 2 व 3 के आधार पर किए जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि आर्टिकल 2 व 3 के आधार पर कोई परिवर्तन किया जा रहा है, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। तो किसके? अब आर्टिकल 368 में क्या है? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई भी संविधान में चेंज करना है तो संविधान में संशोधन कैसे होगा? वो कैसे होगा? कुल हमारे सदन की, यानी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वो संविधान में संशोधन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, 50% + 1 यानी सामान्य बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि अगर कार्यपालिका अगर चाहे कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो वो कर सकती है, क्योंकि कार्यपालिका के पास हमेशा साधारण बहुमत होता है। और इसमें दूसरी बात कही गई है कि इनमें परिवर्तन करने के लिए पहली अनुसूची और दूसरी चौथी अनुसूची, यानी पहली और चौथी अनुसूची में क्या करना होगा?
परिवर्तन करना होगा, पहली अनुसूची में और दूसरा चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना होगा। कैसे, आपको बताया गया यहाँ पर राज्य के नाम और राज्य का क्षेत्र किस में है, पहली अनुसूची में। अगर हम नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, नए राज्य का क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं, तो जरूरी है कि इसमें वो नाम लिखे हैं। तो आवश्यक हो जाता है कि पहली अनुसूची में चेंज किया जाए और नए राज्य का नाम लिखा जाए, या फिर किसी राज्य को खत्म किया जा रहा है तो उसके नाम को काट दिया जाए। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है कि प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में क्या है, सीटें दी जाती हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो 10 है, सबसे ज्यादा यूपी में कितनी है, 31 है। अब अगर हम नया राज्य बना देते हैं तो उसको भी सीट देनी पड़ेगी। उसको सीट देने के लिए कि चौथी अनुसूची में संशोधन करना होगा, इसलिए बताया गया है आर्टिकल 4 में कि अगर इनसे संबंधित कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है, आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित, तो हमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, भाग फर्स्ट है, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि संघ क्या है और उसके राज्य क्षेत्र क्या है। संघ की बात करें, संघ के क्षेत्र में ओनली 28 राज्य इंक्लूड होते हैं, और बात करें उसके राज्य क्षेत्र, तो उसके राज्य क्षेत्र में 28 राज्य तो इंक्लूड है ही, प्लस यूटी भी है, प्लस कोई अर्जित क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि संघ क्षेत्र क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है। राज्य क्षेत्र में सभी को इंक्लूड किया जाता है और संघ क्षेत्र में किसको इंक्लूड किया जाता है, ओनली राज्य को। तो हमारा संविधान का भाग कंप्लीट हो चुका है। अब भाग सेकंड में हम देखेंगे नागरिकता से रिलेटेड, यानी भारत के संविधान 2 में क्या है, नागरिकता है, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 भाग 2 से संबंधित है। ओके, देखते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका विस्तार से विवरण किया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से स्टार्ट करते हैं और 11 तक चलते हैं। अनुच्छेद 5 में बताया गया अधिवास के द्वारा नागरिकता। अब अधिवास क्या होता है, यानी निवास की शर्त के आधार पर नागरिकता। इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, इस दिन किस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा, इसमें शर्तें बताई गई है। शर्तें क्या है, इसमें पहली शर्त है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो, यानी उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरी कंडीशन है कि वो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही वो क्या कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। इसमें 3 कंडीशनें बताई गई हैं। पहली कंडीशन है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी कंडीशन है कि उसके माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ हो, और तीसरी कंडीशन है कि वो संविधान लागू यानी 26 जनवरी 1950 से पहले यानी 1945 से वो लगातार 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। ये 3 शर्तें बताई गई है। इन 3 शर्तों में से एक भी शर्त अगर फॉलो की जाती है तो वो अधिवास के द्वारा नागरिक माना जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 6 में बताया गया है प्रवासन। प्रवासन कहां से, प्रवासन पाकिस्तान से भारत। पाकिस्तान से बंदा चला है भारत की तरफ, वहां पे उसको यातना दी गई है या फिर उसका माहौल वहां पे सूट नहीं हुआ, तो पाकिस्तान से भारत इसने प्रवासन किया है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है कि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में, अविभाजित भारत यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले, यानी जो भी भारत का क्षेत्र है, जो भी पाकिस्तान का क्षेत्र है, इनमें से कहीं पर भी उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का जन्म हो, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित, जिस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के समय हमारा भारत था, उसमें अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसे क्या है, भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कंडीशन बताएगी। पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, पहला इसमें माता पिता, दादा दादी और नाना नानी
इनमें से किसी का विजन भारत में हुआ हो। भारत कौन सा? अविभाजित भारत। अब इसमें शर्तें हैं। अब शर्तें क्या है? इसमें पहली कंडीशन है, केस फर्स्ट क्या है? इसमें केस फर्स्ट है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत आ गया है। दूसरा है 19 जुलाई 1948 को या फिर उसके बाद में अगर भारत आया तो उसे क्या करना होगा? पहले में कुछ नहीं करना। पहले में अगर भारत आ गया है तो उसे कुछ नहीं करना है, वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में भारत आ रहा है तो उसे क्या है कि एक पहली कंडीशन है कि 6 माह तक भारत में निवास करना होगा लगातार, और दूसरी कंडीशन है कि उसे सक्षम अधिकारी के सामने, जो भी नागरिकता से संबंधित पंजीकरण करते हैं वो सक्षम अधिकारी होते हैं, उनके सामने पेश होना पड़ेगा और अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि डेट महत्वपूर्ण क्यों है? ये डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन परमिट जारी किए गए थे। परमिट का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है तो उसकी एक पर्ची दे दी गई है, उस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पर जुलाई है, 1 अगस्त को कोई व्यक्ति भारत आ रहा है 1948 को, जैसे भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा है उसे परमिट दे दिए गए हैं, इस पर डेट लिख दी गई है। अब डेट के बाद यानी 6 माह तक भारत में निवास करेगा। अब 6 माह कब होगा? अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी फरवरी। ओके, यानी फरवरी 1 फरवरी को ये सक्षम अधिकारी के पास अपना परमिट लेके जाएगा। ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि इसने 6 महीने रहा है? कोई झूठ बोल सकता है कि सर मैं 6 महीने से रह रहा हूं। तो ये प्रमाणिकता इस परमिट से हो रही है कि आपने ये परमिट लिया है और परमिट पर क्या है? सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। परमिट के 6 महीने बाद आप उस अधिकारी के सामने जाओगे और अपनी नागरिकता स्थापित कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में है कि पहले कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया जोश जोश में। अब क्या है, वहां पे उसको माहौल सूट नहीं हुआ, वो पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहता है, यानी पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहता है। पहली कंडीशन है कि 1 मार्च 1947 को वो भारत से पाकिस्तान चला गया। जिन्ना महोदय के आग्रह पर वो भारत से पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान में जाके उसको लगा कि जो चीजें हमें बताई गई वो तो मिल ही नहीं रही है, भारत से बहुत अच्छा है, और उन्होंने वो उस समय लगता है कि सही फैसला किया जो भारत से पाकिस्तान से भारत आ गए। अब उनको भारत आने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत आने के लिए उनको ये कंडीशन होगी कि पाकिस्तान के अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं भारत स्थायी निवास करने के लिए। ये होता है, ऐसे नहीं कि कोई मुंह उठा के आ गया, नहीं, वहां से वो स्थायी, वहां के अधिकारी से स्थायी निवास का प्रमाण पत्र लेगा, भारत के अधिकारियों को दिखाएगा कि मैं भारत में ही निवास करना चाहता हूं, तो उसके बाद में वो भारत में निवास कर सकता है। इसमें भी एक कंडीशन है कि 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, अब भारतीय मूल का व्यक्ति का क्या अर्थ हुआ? यानी उसके माता पिता का जन्म, दादा दादी का जन्म या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ है, या फिर उसका जन्म भी भारत में हुआ है, तो वो भारतीय मूल का व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है। और संविधान लागू यानी 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में रह रहा है और भारत की नागरिकता चाहता है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, वहां की एम्बेसी में जाना है, इंडियन एम्बेसी यानी दूतावास में जाना है और सक्षम अधिकारी के सामने अपना पंजीकरण करवाना है। वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अगर उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारतीय मूल की है, उनका जन्म भारत में हुआ है, तो ऐसी कंडीशन होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 में बताया गया है संसद से संबंधित अधिकार, यानी कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8
इन आधारों पर नागरिकता ग्रहण करता है। आपको पता है कि नागरिकता ग्रहण करने का आधार यही है संविधान के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में अगर वो किसी अन्य देश के नागरिक बन जाता है तो इस आधार पर जो इसने नागरिकता ग्रहण की है वो खारिज हो जाएगी। यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत का नागरिक हो सकता है या फिर किसी और देश का नागरिक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दो देशों की नागरिकता ग्रहण करे, इसलिए इसकी यह नागरिकता खारिज हो जाएगी। और ये खारिज करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि जो भी नागरिक होगा, जो भी नागरिक है, संसद ने जो भी विधि बनाई है, संसद ने जो विधि बनाई है, कानून बनाया है, कोई भी आदेश पारित किया है, उसे मानना होगा। ये तो सामान्य सी बात है कि अगर भारत में कोई रह रहा है, भारत का नागरिक है, और वो संसदीय विधि को ना माने तो देश तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए बताया गया कि जो भी संसद विधि बना रही है वो भारतीय नागरिकों पर, सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होगी, सभी भारतीय नागरिक उसे फॉलो करेंगे। तो ये सामान्य सी बात है, पर ये जरूरी है, इसलिए संविधान में लिख दिया गया है कि भारत का नागरिक बनने के लिए जरूरी होगा कि आप संसद द्वारा बनाई गई विधियों के प्रति समान भाव रखें और उनका पालन करें। इसके बाद में बताया गया है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 संसद को सर्वोच्च शक्ति दे देती है। किस मामले में संसद को सर्वोच्च शक्ति दे देती है? नागरिकता से संबंधित विधि बनाने में। यानी नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम बना सकती है, जैसे उसने बाद में देशीकरण के द्वारा, प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करने के बहुत सारे नियम बनाए गए। 5 आधारों पर नागरिकता अर्जित की जा सकती है, नागरिकता को खारिज किया जा सकता है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 5, 6 और 7, 8 इनमें बताया गया नागरिकता कैसे ग्रहण की जाएगी। जैसे 5 में बताया गया अधिवास यानी निवास के आधार पर, यानी भारत में अगर संविधान लागू होने से 5 वर्षों से पहले भारत में निवास कर रहा है, माता पिता या फिर उसके दादा दादी भारतीय मूल के हैं, या फिर उसका ही जन्म भारत में हुआ है, तो वो भारत का नागरिक होगा। इसके बाद में बताया गया कि पाकिस्तान से अगर कोई भारत आ रहा है तो उसे मान लिया जाएगा। कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से वापस भारत आना चाहता है, उसे भी नागरिक मान लिया जाएगा। और इसके बाद में बताया गया कोई व्यक्ति जो भारत में नहीं रहा, यानी आजादी के समय, संविधान लागू के समय भारत में नहीं था, लेकिन उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भारतीय मूल के हैं, तो उसे भी नागरिक मान लिया जाएगा। ये 5, 6, 7, 8 ये नागरिकता अर्जित करने से संबंधित है। लेकिन हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 की, 10 की और 11 की। वो संसद को अधिकार देता है। जैसे 9 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य नागरिकता ग्रहण कर लेता है किसी देश की, तो वो नागरिक नहीं रहेगा, संसद डिसाइड करेगी। इसके बाद में बताया गया कि संसद जो भी विधि बनाती है उसे फॉलो करना पड़ेगा। कौन फॉलो करेगा? नागरिक फॉलो करेगा। और आगे बताया गया आगे तो इसका और विस्तार कर दिया गया, यानी संसद के पास एक्सट्रीम लेवल की पावर होगी कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती हैं। अब आगे हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3, जिसमें मूल अधिकार बताया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सामान्य जीवन के लिए जानना भी मूल अधिकार बहुत जरूरी है। तो हम अब बात करते हैं मूल अधिकार से संबंधित। 12 में है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य में कौन कौन शामिल होगा? सीधी सी बात है। अब राज्य में कौन कौन शामिल होगा? राज्य में शामिल होगा संघ की सरकार, संसद और राज्य की सरकार, राज्य विधानसभा, स्थानीय प्राधिकारी यानी हमारे नगर पंचायत, नगर पालिका और अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, एम्स, ये होते हैं जो सरकार से वित्त पोषित है या फिर जिनको नियम कानून कायदे बनाने का अधिकार है, वो राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। यानी मोटा मोटी संघ की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, राज्य विधानसभा जहां पर विधान परिषद है वहां विधानमंडल, और स्थानीय निकाय, ये इनमें शामिल होते हैं, जिनमें पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम। तीसरा क्या है? तीसरा बताया गया है कि वो विधियां जो मूल अधिकार से असंगत है,
अब यानी संसद के द्वारा इसमें 3 पार्ट है। ऐसी विधि जो संविधान लागू से पहले अगर मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो शून्य हो जाएगी। उसके बाद में 13(2) में बताया गया है कि वो विधियां यानी संसद के द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है और वो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो वो शून्य हो जाएगी। जैसे आपको याद होगा आईटी एक्ट की धारा 66A, 2000 में आईटी एक्ट आया था, उसकी धारा है 66A, जिसमें हमारे इंटरनेट से संबंधित आजादी को बाधित किया जा रहा था। तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने उस धारा को यानी 66A को निलंबित शून्य घोषित कर दिया। 13(2) ही वो आधार है जिसके आधार पर हमारी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जांच करती है कि ये विधि तार्किक है या नहीं, सही है या नहीं। यानी 13 में बताया गया है विधियों का संरक्षण, यानी कोई विधि अगर मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो वो शून्य हो जाएगी। तो विधियों मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधि यानी फंडामेंटल राइट का अगर कोई अल्पीकरण कम कर रही है तो वो क्या होगी, शून्य हो जाएगी। 14 सबसे महत्वपूर्ण है। 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इनके महत्व को समझोगे तो पूरे संविधान में ये 3 ऐसे आधार है, 3 ऐसे आर्टिकल है जो किसी भी कानून को, विधि को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 जिसमें कहा गया कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अगर सरकार कोई कानून बनाती है और कोई भी नागरिक ये कह दे कि सर यानी सर्वोच्च न्यायालय से कि इसमें हमारे साथ भेदभाव किया गया, यानी विधि के समक्ष समता है, विधियों का समान संरक्षण है, लेकिन इसमें सभी को समान संरक्षण नहीं दिया गया, विधि के समक्ष सभी को समान नहीं माना गया, इस आधार पर किसी भी विधि को चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए 14 महत्वपूर्ण है। 14 में क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, यानी अगर अंबानी महोदय किसी का कत्ल करते हैं या फिर टैक्सी चालक किसी का कत्ल करते हैं या फिर सलमान किसी का कत्ल करता है या फिर नरेंद्र मोदी किसी को मार देते हैं तो सभी को आईपीसी के अकॉर्डिंग जो सजा मिली है वो सेम ही होगी। इसके बाद में होता है कि विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का सीधा शर्त है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर फुटबॉल का ग्राउंड है, 3 ऐसे बच्चे हैं जो मैच को देख रहे हैं और ये दीवार है, तो ये बच्चा तो देख पा रहा है, मान लीजिए बच्चा देख पा रहा है यहां तक है, पर ये 2 नहीं देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, विधियों का समान संरक्षण का सीधा सा अर्थ है कि सरकार ऐसा कुछ करे जिससे सभी की पैरेलल लाइन समान हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेगी सरकार, इसको शेड्यूल दे देगी, यानी कोई मेज दे देगी जिससे इसके बराबर आ जाए, इसको भी दे देगी जिससे ये इसके बराबर आ जाए, यानी ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसके आधार पर तीनों की रेस लाइन सेम हो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होता है सकारात्मक कार्रवाई, यानी सकारात्मक कार्रवाई इसे सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करता है कि ये सही है नहीं है, पर सरकार ऐसा करती है जैसे आरक्षण के माध्यम से या फिर महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान जैसे FIR 0 FIR, महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, या फिर रात के समय महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बच्चों का संरक्षण किया जाएगा। ये जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं, SC ST से संबंधित जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं या फिर कोई वीकर सेक्शन के लिए किए जा रहे हैं, यह विधि का समान संरक्षण के आधार पर ही किए जा रहे हैं। इसके बाद में 15 में देखते हैं भेदभाव का निषेध। आपको इसको रटना नहीं है किसी भी आर्टिकल को। पहले हमने देखा है भाग फर्स्ट, इसमें भाग फर्स्ट को याद कैसे करेंगे, भाग फर्स्ट है अगर किसी भी देश को स्थापित करना है पहले हमारे पास राज्य होने चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, तो हमने पहले भौगोलिक क्षेत्र बना दिया भारत का। अब भौगोलिक क्षेत्र में रहने के लिए नागरिक भी चाहिए, तो भाग 2 में हमने नागरिकता स्थापित कर दी। अब इसके बाद में देखा जाता है कि देश की स्थिति कैसी है। जैसे भारत की अगर स्थिति करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझते थे कि यहाँ पर संसद की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत है मूल अधिकारों की, लोगों की गरिमा का आदर करने की, लोगों का सम्मान करने की। पहले ये होना चाहिए कि लोग एक दूसरे को जाने, समझे, ये समझे कि सभी लोग समान हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। तो सबसे पहले हमने भाग 3 में क्या रखा है, मूल अधिकार, और मूल अधिकार में भी हमने पहले रखा है 12, 13, 14 के बाद में 14 से लेकर हम 18 तक देखते हैं समता के अधिकार। इसको टाइटल दिए गए समता के अधिकार, यानी पहले समानता होगी तभी तो देश विकास करेगा। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर महोदय ने पहले समानता को स्थापित किया है, और समानता के स्थापित में ही भाग 15 है जिसमें कहा गया कि भेदभाव का निषेध होगा, यानी धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान, यानी 5 आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसी में आगे 15(2) में कहा गया है कि यही 5 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर, यानी ये 5 आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक को
दूसरे भारतीय नागरिक के द्वारा कुएं, तालाब, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, सड़क इनके यूज के लिए या फिर इनके प्रवेश में रोका नहीं जाएगा। ये किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 15(2) में कहा गया है। अब 15(3), 4, 5, 6 तक है। 15(3) में क्या कहा गया है? महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद में बताया गया है कि कोई भी अगर आर्थिक रूप से अगर कोई सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर है तो उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद में बताया गया है कि कोई अगर कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग में इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छोड़कर जो भी जैसे SC, ST या फिर OBC है, उनको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया गया है। अब इतने सब कुछ में किस किस को शामिल कर लिया गया? SC, ST, OBC को। अब बच्चा कौन? सामान्य वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो 15(6) में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। ये आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। यानी 15 फर्स्ट एंड सेकंड में तो बताया गया भेदभाव का निषेध, और उसके बाद में आते हैं इसके अपवाद। यानी 3, 4, 5 और 6 जो सब क्लोज है, इसमें अपवाद बताया गया कि कहां कहां पर भेदभाव किया जा सकता है। 15(6) में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी। यानी सरकारी नौकरी देते समय राज्य किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये किस में लिखा गया? ये अनुच्छेद 16 में लिखा गया है। इसमें भी आपको आगे देखोगे कि 16(3) में बता दिए गए कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आगे SC, ST के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जा सकती है। 16(6) में आपको बता दिया गया है कि EWS के लिए 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती है। तो इसके भी सब 6 क्लोज है जिनमें विस्तार से इनके बारे में बताया गया। लेकिन मुख्य 16 फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, यानी भेदभाव का निषेध होगा। यहाँ पर भी समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया जाएगा, यानी अंत किया जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी, यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं समझा जाएगा कि ये अछूत है। यानी जनरली जब हमारा देश आजाद हुआ था, आज भी हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ये प्रवृत्ति अभी भी है कि जो SC, ST के लोग हैं उनको क्या है कि तगड़े लोग क्या समझते हैं, उनको अलग ही उनका बर्तन रखते हैं, अलग ही उनके लिए व्यवस्था करते हैं। तो वो छुआछूत की कैटेगरी में आता है। भगवान ने सभी इंसानों को पृथ्वी पर भेजा है तो मान के चलिए कि सभी समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म से रिलेटेड योग्यता निर्धारण नहीं की जा सकती। अगर बाई चांस अगर कोई किसी उच्च यानी जिसके परिवार की स्थिति अच्छी है उसमें पैदा हो गया है तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं है। तो इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया गया आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। इसके बाद में अनुच्छेद 18, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा कुछ उपाधियां दी जाती थी, जैसे सर हुआ, लॉर्ड हुआ, बहादुर हुआ। ये उपाधियां क्या है? उस व्यक्ति को उस समाज में, उसी समाज में स्पेशल फील कराती है। तो कल को ऐसा ना हो कि ये उपाधियां चलती रहे और समाज इन उपाधियों से बंट जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने, हमारे भीमराव अंबेडकर महोदय ने और बाकी चिंतकों ने सोचा कि इन चीजों को अभी से खत्म कर देते हैं, क्योंकि संविधान में लिखेंगे, इससे रिलेटेड कानून बनेगा। कानून से क्या है कि लोग धीरे धीरे जागरूक होंगे और ये चीजें खत्म हो जाएगी। तो देखिए उनका दूरदृष्टिकोण, उन्होंने इन चीजों को उसी समय समाप्त कर दिया था जब देश में इन चीजों का घोर समर्थन किया जा रहा था और लोगों के अधिकारों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध था। लोगों को अधिकार के बारे में जागरूकता ही नहीं थी। तब हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीजों को लिख दिया था। ये जो आपको बताया गया 14, 15, 16, 17, 18 ये किससे रिलेटेड है? ये समता के अधिकार है। इसे हम समता के अधिकार के अंदर लेते हैं। अब इसके बाद में आता है 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये क्या है? 19, 20, 21 और 22 ये है हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड अधिकार, और 23 और 24 है हमारे शोषण से संबंधित अधिकार। तो इसमें क्या है? बोलने की आजादी है, वाक और अभिव्यक्ति। हमें बोलने की आजादी है, हम अपनी बात कर सकते हैं। बोलने की आजादी का अर्थ सामान्य बोलना नहीं है। इसमें हमें ये आजादी दी गई है कि हम अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं। अगर सरकार कुछ ऐसी नीतियां, कानून बनाती है जो हमारे लिए सही नहीं है तो हम सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं। हम हमारे समाज में अगर हमारी राय अलग है, बाकी समाज की अलग है, तो हम अपनी बातें रख सकते हैं। तो ये क्या है? बोलने की आजादी। अभिव्यक्ति का अर्थ हुआ, अभिव्यक्ति का अर्थ हुआ एक्सप्रेशन, यानी हम अपने
हाव भाव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें आंदोलन करना है तो हम क्या करेंगे, चुप रहकर आंदोलन कर सकते हैं। ये जो हमारे एक्सप्रेशन है वो हमें कौन से आर्टिकल के तहत, 19 के तहत। 19 में कुछ पार्ट है, जैसे 19(1)(a) में है अभिव्यक्ति की आजादी, इसमें आगे संघ बनाने की आजादी, सम्मेलन करने की आजादी यानी निरायुध सम्मेलन करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, भारत में कहीं पर भी निवास करने की आजादी, बस जाने की आजादी, कहीं पर भी घूमने की आजादी, कोई भी व्यापार व्यवसाय करने की आजादी हमें कौन देता है, अनुच्छेद 19 देता है। 20 में है कि हमें 2 सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। 2 सिद्ध से संरक्षण कैसे, 2 सिद्ध से संरक्षण का अर्थ है कि इसमें हमें न्यायालय से संरक्षण दिया गया है। इसमें 3 प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को भूतलक्षी विधियों से दंडित नहीं किया जाएगा। इसका सामान्य सा अर्थ होता है कि आज अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, कृत्य किया है, तो उसको आज के लॉ के अकॉर्डिंग ही सजा दी जाएगी। जैसे निर्भया कांड हुआ था तो वहां पर एक नाबालिग व्यक्ति उसमें शामिल था, तो उस समय नाबालिग व्यक्ति के लिए 3 साल की अधिकतम सजा थी, तो उसे 3 साल की ही सजा दी जाएगी। उसको ऐसा नहीं है कि आज कानून बनाएंगे उसमें मृत्युदंड दे दिया जाए और उस पर लागू कर दिया जाए, नहीं, ये होता है भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। इसके बाद में है दोहरा दंड। एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, हत्या करता है और वो अपनी सजा काटकर वापिस आ जाता है तो उसे एक बार ही दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं किया जाएगा। तीसरा इसमें बताया गया कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं देगा, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जाके कोर्ट में बोले कि सर मैंने कत्ल किया है, मुझे फांसी दे दीजिए। इस पर यह बोलने के लिए दबाव नहीं दिया जाएगा। जनरली क्या होता है कि पुलिस रिमांड पर लेती है और उससे अगुवाई लेती है कि तू बता कि तूने क्राइम किया है, तो उसमें वहां पर कुछ नहीं करना, वहां पे ये बोलना कि हाँ मैंने क्राइम किया है। और जब कोर्ट के सामने जाए तो बोल देना कि सर हम पे दबाव डाला गया था, हमने क्राइम नहीं किया है। तो पुलिस के सामने दी गई गवाही नहीं मानी जाती है, जो हम अब कोर्ट में जाकर बोलते हैं वही गवाही मानी जाती है। इसके बाद में 21 आपको बताया था, 19, 21 और 14 गोल्डन ट्राइंगल है। इसमें क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी हमारे प्राण, हमारा जीवन राज्य नहीं छीन सकता। अगर छीनेगा तो विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अब विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है, इसमें बताया गया कि जैसे कोई व्यक्ति क्राइम करता है उसको फांसी दे दी जाती है, तो फांसी देने के लिए क्राइम का आधार होना चाहिए, आईपीसी में होना चाहिए कि इस क्राइम के लिए ये सजा दी जा रही है और इस सजा के अकॉर्डिंग इसकी जान छीनी जा रही है। तो सारा लिखा हुआ है और उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही उसका जीवन छीना जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आज तक हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे ज्यादा विस्तार इसी का किया है। अब विस्तार कैसे, इसमें आता है कि व्यक्ति का जीवन गरिमा में होना चाहिए, यानी व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। अब गरिमा से कैसे जिएगा, गरिमा से जीने के लिए व्यक्ति के पास भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान ये होने चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, ये होता है गरिमा में जीवन। तो सरकार ने, संसद ने समय समय पर और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अकॉर्डिंग ये प्रयास किए कि व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। जैसे नींद का अधिकार हमारा अधिकार है, यानी रात को सोने का अधिकार, हमें आवास का अधिकार, पर्याप्त रोजगार के साधन प्राप्त करने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को जेल में लेके जा रहे हैं तो वहां पे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। जेल में भी उसे एक व्यक्ति के साथ, ऐसा नहीं है कि अकेले कारावास में रख लिया जाए, उसे सभी के साथ रखा जाएगा। ये बेसिक अधिकार होते हैं, बेसिक है, जो हमें अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 में सबसे महत्वपूर्ण है 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया 86वें संविधान संशोधन से। इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में पहले था, यानी नीति निर्देशक तत्वों में था। इसके बाद में इससे मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है। इसमें है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। निःशुल्क का अर्थ है कि कोई खर्चा नहीं लेगी। अनिवार्य का अर्थ है कि सरकार, अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको कंटिन्यू रखे। अनिवार्य का ये अर्थ होता है। अगर कोई माता पिता भेजना चाहे तो राज्य ऐसा नहीं करेगा कि ठीक है उसने दूसरी में प्रवेश ले लिया, यानी 7वीं में प्रवेश ले लिया, 8वीं में प्रवेश नहीं लिया, तो राज्य डिसाइड करेगा कि इस चीज को समझेगा कि राज्य के द्वारा ऐसा ना हो कि वो ड्रॉप आउट हो जाए। राज्य पूरा सहयोग करेगा, इसलिए अनिवार्य शब्द का यूज किए गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। अब गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे, इसमें कुछ प्रावधान है। वैसे तो इसमें 7 प्रावधान है, कुछ में संरक्षण दिया गया है, कुछ में निवारक निरोध के बारे में बताया गया है, यानी कुछ स्थितियों में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और
कारण बताना भी जरूरी नहीं है और पब्लिकली अनाउंस करना भी जरूरी नहीं है। तो मुख्य समझ लेते हैं। इसमें है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, उसे अपनी पसंद का विधि व्यवसायी चुनने का अधिकार होगा, यानी वकील चुनने का अधिकार होगा। इसके बाद 24 घंटे के अंदर यानी यात्रा का समय निकालकर 24 घंटे के अंदर इसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये अधिकार दिए जाते हैं आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में 23 और 24 में गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे? आर्टिकल 23 पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति का यानी मानव व्यापार नहीं किया जाएगा, मानव का दुर्व्यापार। अब दुर्व्यापार क्यों लिखा है? यानी मानव का व्यापार ही दुर्व्यापार है, यानी मानव का किसी भी कंडीशन में व्यापार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में बलात्श्रम। बलात्श्रम का अर्थ है कि जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाया जाएगा। कोई व्यक्ति है जो मजदूरी नहीं करना चाहता है, फिर भी उसको बांधकर बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, तो वो गलत है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में बताया गया कि बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा, खान में, कारखानों में और खतरनाक उद्योगों में। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसी भी बच्चे से काम नहीं करवाया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो खान में, कारखानों में या फिर किसी खतरनाक उद्योग में लगे हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी ना तो मालिक करेगा ना उसके माता पिता उसे उस क्षेत्र में अपॉइंट करेंगे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हमें अधिकार दिए गए हैं। और 25 में क्या है? 25 में हमें बताया गया अंतःकरण की आजादी। अंतःकरण की आजादी क्या होती है? अंतःकरण की आजादी होती है कि हम अपने मन से यानी जो हमारा मन कहता है उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी का धर्मांतरण करवा सकते हैं। अगर हम अपने धर्म को जाकर दूसरे व्यक्ति को प्रचार करते हैं, उसको अच्छा लगता है बिना दबाव किए, तो वो धर्मांतरण भी करवा सकते हैं, लेकिन बिना दबाव के। इसके बाद में ये है ये व्यक्ति विशेष के लिए, ये समुदाय के लिए। समुदाय के लिए कैसे? ये धार्मिक प्रबंधन से संबंधित है। इसमें है कि कोई व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, चर्च का निर्माण कर सकता है और चर्च के निर्माण के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए, मस्जिद के लिए चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए राज्य कर नहीं लगाएगा, यानी राज्य किसी भी धर्म पर कर नहीं लगाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म पर कर लगाकर उसको डिमोटिवेट किया जाए, उस कर के पैसे से दूसरे धर्म को बढ़ाया जाए। नहीं, राज्य किसी भी कंडीशन में धर्म से संबंधित किसी भी एक्टिविटी पर कर नहीं लगाएगा। आगे 28 में बताया गया धार्मिक शिक्षा से संबंधित। धार्मिक शिक्षा से संबंधित 3 प्रकार की संस्थाएं होती है। एक जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होती है, दूसरी उसमें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन वित्त पोषण कौन करता है? खुद अथॉरिटी करती है। तीसरा होता है कि ना तो राज्य द्वारा वित्त पोषित होती है, ना ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो पहली कंडीशन में बताया गया कि जो भी संस्था राज्य द्वारा वित्त पोषित है और मान्यता प्राप्त है, वहां पर किसी भी कंडीशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड में बताया गया है कि अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मान्यता, पहले तो वित्त पोषित सरकार द्वारा, दूसरी मान्यता प्राप्त है लेकिन वित्त पोषित नहीं है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उस बच्चे के माता पिता से परमिशन ली जाएगी, उसके बाद में ही वो एक्टिविटी की जाएगी। तीसरा है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कोई पतंजलि का ट्रस्ट है, अगर वो वहां पर अगर अपनी ही रिलेटेड कोई हिंदू से रिलेटेड, जैसे कोई मदरसे हैं, वो अपने मस्जिद से रिलेटेड, अपने धर्म से रिलेटेड कोई प्रचार करते हैं, तो वहां पर ये मनाही नहीं होगी, क्योंकि वो अपने ट्रस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, जिसमें बताया गया अनुच्छेद 19 में किसी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। यानी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो इसी में लिखा गया है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश या फिर जाति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी इसमें 2 बात है, भाषा, लिपि और संस्कृति। किसी की भाषा है, लिपि है और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का, उसे प्रमोट करने का अधिकार होगा। दूसरा है कि अगर उसका धर्म, मूल वंश, जाति है और वो किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करना चाहता है, तो इन आधारों पर, केवल इन आधारों पर नहीं रोका जाएगा।
30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय। अब अल्पसंख्यक कौन होंगे? अल्पसंख्यक संविधान में भाषा को और धर्म को माना गया है। भाषा और धर्म को अल्पसंख्यक माना गया है। इन दो के आधार पर अगर कोई संस्था, शिक्षण संस्था की स्थापना करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। यानी इन अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने, प्रबंधन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 31 यहाँ पे नहीं है क्योंकि 31 को 42वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। क्यों? इसमें संपत्ति से रिलेटेड अधिकार था। जब हमने भूमि सुधार का सीधा सा अर्थ है कि अगर कहीं को भी सरकार को कोई पॉलिसी निकालनी है, कोई रोड बनानी है, तो वहां पर भूमि चाहिए। तो इनसे संबंधित जो भी कानून बनाए गए थे उनमें संपत्ति का अधिकार बाधित कर रहा था। आर्टिकल 31 बाधित कर रहा था, इसलिए 31 को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। इसके बाद में 32 बात है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का सीधा सा अर्थ है, उपचार कब किया जाता है? जब बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय उपचार करता है जब मूल अधिकार बीमार हो जाते हैं। यानी हमारे अगर मूल अधिकार छीन लिए जाए तो हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए। आर्टिकल 33, 34, 35 विशेष नहीं है, फिर भी एक नजर में आपको बता देते हैं। आर्टिकल 33 में बताया गया कि सेना से संबंधित, पुलिस से संबंधित जो भी ये अधिकारी होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, उनके मूल अधिकार बाधित किए जा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आर्मी में जाकर कोई व्यक्ति विरोध करे, आर्मी में जाके बोले कि मुझे बोलने की आजादी है और देश से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड या फिर अपनी आर्मी से रिलेटेड ऐसी बातें कहे जिससे क्या है कि देश खतरे में आ जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। दूसरा है कि आर्मी से रिलेटेड यानी आर्मी लॉ अगर लागू है कहीं पर भी तो वहां पर मूल अधिकार छीने जा सकते हैं। यानी आर्मी लॉ अगर कहीं लागू है, ऐसी कंडीशन आ जाए कि वहां पर अराजकता फैल गई है, वहां पे आर्मी पहुंच गई है, तो आर्मी अपने लॉ लगाती है जिससे वहां पर लोग की आवाज को दबाया जा सके, जो भी अराजकता फैला रहे हैं उनको बाधित किया जा सके, तो वहां पर मूल अधिकार रोके जा सकते हैं। और है संसद, जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उनको लागू करवाने के लिए विधि बना सकती है। कैसे? जैसे आर्टिकल 17 में आप देखोगे कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो इसलिए उसने अस्पृश्यता अपराध निवारक अधिनियम 1955 बनाया। यानी अपराध निवारक अधिनियम 1955, जिसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। तो ये कौन बना रहा है? ये संसद बना रही है। किस लिए बना रही है? मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। ये आर्टिकल 35 में बताया गया है। इसके बाद में हमारा टॉपिक है भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? मूल अधिकार में जो भी बातें लिखी गई है उसके लिए हम कहां जा सकते हैं? उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर इनका आधार ही क्या हुआ? नहीं, इनका आधार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने कहा था कि अगर सरकार इनको लागू नहीं करती है, क्योंकि आप इनको देखोगे तो इनमें लिखा हुआ है सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, यानी लोगों के लिए जन कल्याण, लोक कल्याण, राज्य की कल्याणकारी अवधारणा सुनिश्चित करना। वो कौन करेगी? सरकार करेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो नेक्स्ट 5 साल बाद में जब सरकार जनता के सामने जाएगी तो जनता उनसे हिसाब मांगेगी, और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो हिसाब कैसे देगी? तो वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। तो इन पर चुनाव से रिलेटेड दबाव बनाया जाता है। तो इनका विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्टिकल 26 में है परिभाषा। राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। यानी वही राज्य है, वही संघ की सरकार है, वही राज्य की सरकार है, वही संसद है, वही विधानसभा है, वही स्थानीय निकाय है। तो ये इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में बताया गया न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन सरकार की नीति निर्माण में ये महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन सरकार की नीति निर्माण में ये महत्वपूर्ण होंगे, वो बात तो 37 में लिखी गई है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब अगर सरकार जो भी बात यहाँ पर लिख दी गई है उनको फॉलो नहीं कर रही है तो आप इनकी डिमांड न्यायालय में जाके नहीं कर सकते कि आपने संविधान में चीज लिख दी है पर आप इसे प्रदान नहीं कर रहे हो। ये होता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होना, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी। अब सामाजिक व्यवस्था कैसी? सामाजिक व्यवस्था ऐसी जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। कैसा न्याय?
न्याय 3 आधार पर होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी राज्य ऐसा व्यवस्था बनाएगी जिसमें न्याय हो सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर न्याय की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में हम देखेंगे कि 6 क्लोज है। इनमें 6 क्लोजों को बारी बारी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहला बताया गया है कि स्त्री और पुरुष यानी महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को क्या है जीविका यानी रोजगार के पर्याप्त साधन मिलेंगे। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है जैसे खान है, भूमि है, उनका क्या है कि वितरण न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा। अगर जैसे इसी आधार पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, हमारी भूमि को जैसे आप देखोगे कि गोलकनाथवाद में गोलकनाथ की भूमि ले ली गई थी। ये जो भी सारे काम किए जा रहे हैं उसका उद्देश्य है कि एक व्यक्ति के हाथ में प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, उनका वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो। इस आधार पर सरकार क्या है कि अधिक भूमि ले लेती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके बाद में लिखा गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमी की कंडीशन, जैसे अब बात करें एग्जाम्पल के तौर पर अंबानी जी हैं। अब अंबानी जी मार्ट के माध्यम से सब्जी भी बेच रहे हैं, सारा सामान बेच रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति के हाथ में धन का केंद्रण होगा। इससे क्या होगा कि रेडी पट्टी पर जो भी व्यक्ति अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तो उनका काम बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन का संकेंद्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में हो। किसमें कहा गया, आर्टिकल 39 सी में ये बात की गई है। तो इस पर रोक होगी, लेकिन ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व, तो इसलिए सरकार इनको बाधित नहीं कर सकती। इसके बाद में इसमें बताया गया है कि प्रत्येक महिला और पुरुष को यानी चाहे पुरुष हो और स्त्री हो, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा उनके कार्य के अकॉर्डिंग। इसमें आगे बताया गया है कि पुरुष और स्त्री को उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल काम दिया जाएगा, यानी प्रतिकूल काम नहीं दिया जाएगा। कोई बच्चा है, कोई महिला है, उनकी शक्ति इतनी नहीं है या फिर उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो कार्य कर सके, यानी काम के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय संगत अन्याय संगत काम में नहीं धकेला जाएगा। अगर ऐसा हो कि कोई बच्चा है जिसकी कंडीशन नहीं है, उम्र छोटी है, उसको खान में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके बाद में इसी में आगे 6 यानी 6 नंबर पर जिसमें कहा गया कि बच्चों का विकास किया जाएगा। कैसा विकास, गरिमा में विकास किया जाएगा। ये आर्टिकल 39 में 6 क्लोज है जो आपको बता दिए गए हैं, समझा दिया गया है। इसके बाद में 39A जिसे 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा जी द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि निःशुल्क, इसमें क्या कहा गया है, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। यानी भारत में न्याय प्रणाली बहुत महंगी है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना हो कि न्याय से वंचित रह जाए, इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता। इसका क्या अर्थ हुआ, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अपने वकील करने में सक्षम नहीं है, तो राज्य उसको वकील प्रदान करेगा। आर्टिकल 40 जिसमें कहा ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी से संबंधित है। ये है ग्राम पंचायतों का गठन, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में लागू कर दिया गया है। यानी 24 अप्रैल से 1993 से ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया है। 24 अप्रैल 1993 से ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया है और 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस के रूप में भी बनाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 41। इसमें कहा गया कुछ दशाओं में रोजगार दिया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। वो कौन सी कंडीशन है, जैसे कोई बीमार है, बुढ़ापा आ गया है, नहीं सकता है, काम करने में सक्षम नहीं है, तो उसे रोजगार दिया जाएगा या फिर कुछ पैसे दिए जाएंगे जैसे पेंशन के माध्यम से, या फिर कोई व्यक्ति जो बेरोजगार उसे रोजगार दिया जाएगा मनरेगा के माध्यम से। ये मनरेगा किस आधार पर डिसाइड होती है, आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग। तो आपको बताया गया कि राज्य डिसाइड करता है। अगर राज्य काम करेगा तो अगली बार सत्ता में आएगा, तो वो सत्ता में कैसे आएगा, वो इन्हीं आधार पर यानी डीपीएसपी के आधार पर ही सत्ता में आता है। और ये जो भी इसमें प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग सरकार वर्क करती है। आप देखोगे पॉलिसी को, नीतियों को, तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों को ही सभी में शामिल किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग सरकार अपनी नीतियां डिसाइड करती है, नीतियों को लागू करती है। इसके बाद में हम देखते हैं 42 से आर्टिकल 42 में बताया गया काम की न्याय संगत दशा, काम की न्याय संगत और उचित दशा। अब काम की न्याय संगत क्या होता है और उचित क्या होता है, यानी किसी भी मजदूर को ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा वो जिस
जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोयले की खान में काम कर रहा है तो उसे प्रॉपर मास्क दिया जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा, तभी उसको कोयले की खान में डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी सुविधा ना दी जाए और उससे कार्य करवाया जाए। तो काम की न्याय संगत और उचित दशा का अर्थ यह है कि उसे कार्य की स्थिति के अकॉर्डिंग सारे संसाधन दिए जाएंगे, तब उससे वो वर्क करवाया जाएगा। आर्टिकल 43 इसमें बताया गया है, आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कोई भी व्यक्ति अगर मजदूर है तो उसको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग, यानी उसको इतना पैसा जरूर दिया जाए जिससे वो कि अपनी रोटी कपड़ा मकान सुनिश्चित कर सके, और उसको प्रॉपर अवकाश दिया जाएगा, यानी छुट्टी दी जाएगी, और उसको अपनी शिक्षा संस्कृति से संबंधित सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रॉपर सहयोग किया जाएगा। ये होता है आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी से संबंधित, यानी उसको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, प्लस उसको अवकाश दिया जाएगा, प्लस उसको अपनी सांस्कृतिक सम्मेलनों में भाग लेने का भी अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 44 नाम से 44 यानी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यूसीसी। इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। समान नागरिक संहिता की कोई भी, जैसे हिंदू धर्म में एक विवाह है, मुसलमान में 4 विवाह की आजादी है, यहाँ पर 3 तलाक की प्रथा थी जो खत्म कर दी गई है। जो धर्म से रिलेटेड जो भी विधियों में असंगतता है, यानी विधियों में धर्म से रिलेटेड जो भी असंगतता है उन्हें खारिज करने के लिए समान नागरिक संहिता का फ्यूचर में प्रयास किया जाएगा, जो वर्तमान सरकार अब ये चाहती है। इस पर हम आगे विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। आर्टिकल 45 में पहले था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार शिक्षा से संबंधित प्रावधान करेगी, लेकिन आपको पता है कि उसे अब मूल अधिकार में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन इसकी भाषा चेंज करके इसमें लिखा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल का प्रबंधन कौन करेगा? सरकार करेगी। इसीलिए आप देखते होंगे इंद्रधनुष योजना, जिसमें बच्चों को टीका किया जाता है, पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को प्रमोट किया जाता है, उसको खाना दिया जाता है मिड डे मील के द्वारा। ये सभी किस आधार पर किए जा रहे हैं? आर्टिकल 46 के आधार पर किए जा रहे हैं। उसके बाद में आर्टिकल 46 इसमें कहा गया है कि जो भी दुर्बल वर्ग है, चाहे ओबीसी हो, उसमें एससी एसटी, ये जो भी वर्ग है, इनकी उन्नति के लिए, इनके कल्याण के लिए सरकार कार्य करेगा। तो आप देखते हो कि आर्टिकल 15(4), 15(5) और आर्टिकल 16(4) और 16(6), जब आप 16(5) जब आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एससी एसटी, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण की व्यवस्था का आधार यहीं से लिया गया है कि हम इन लोगों का कल्याण कर रहे हैं, हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान के मूल अधिकार में अपवाद जोड़ रही हैं। तो आधार क्या है? आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 में क्या है? आर्टिकल 47 में है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। और मादक पदार्थ के सेवन पर रोक लगाई जाएगी। अब पोषण स्तर क्या होता है? जैसे हमें सरकार क्या देती है, कोई व्यक्ति गरीब है उसको फ्री में अनाज दिया जाता है, तो इसी अनाज की क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। इसमें दाल भी इंक्लूड की जाएगी, तेल भी इंक्लूड किया जाएगा। ये होता है पोषण स्तर। जीवन स्तर का अर्थ है कि व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य यानी अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी, जिससे क्या है कि बीमार होने पर वो अपना उपचार करा सके और जल्दी ठीक हो सके और अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सके। वो होता है पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास। और मादक पदार्थ यानी जो भी हमारी नशीली दवाइयां हैं, एल्कोहल है, जो मेडिकल यूज में नहीं होती है, इनके अलावा सभी मादक पदार्थों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे नितिन सरकार ने बिहार में ऐसा किया है, गुजरात में ऐसा है। तो सरकार के पास ऐसी पॉलिसी होती है कि वो शराब की बिक्री पर रोक लगा सकती है। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाएगा। कैसे? जैसे आप देखते होंगे कि कृषि में जेनेटिक कौन सी क्रॉप्स, बिट्टी कॉटन आ गया, जैसे सरसों के भी बीज में हाइब्रिड बीजों को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो जीएम क्रॉप, जिसे जीएम क्रॉप बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं, ये सभी क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। पशुओं यानी गाय भैंसों की नस्लों में भी सुधार किया जा रहा है, वो पशुओं को ज्यादा उस नस्ल को ज्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो ज्यादा दूध दे रही है या फिर जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। तो इनमें वैज्ञानिक और आधुनिक प्रणाली को शामिल किया जाएगा। इसी में लिखा गया है कि गाय बछड़े जो भी दुधारू पशु है उनके वध पर रोक लगाई जाएगी, यानी इनके वध नहीं किया जाएगा, इनके वध पर रोक होगी। आर्टिकल 49 में हमारे पर्यटन स्थल जो भी हमारे धरोहर है उनका संरक्षण किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी हमारे प्राचीन जैसे ताजमहल है उसके लिए, उसकी मरम्मत के लिए कार्य किया जाएगा, और प्राचीन जो भी दुर्ग है, जो भी हमारे स्मारक है उनका संरक्षण किया जाएगा आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग। 50 में कहा गया कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाएगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया जाएगा। पहले क्या होता था कि आईएएस अधिकारी को न्यायिक कार्य भी दिए जाते थे, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका समान थी, यानी एक ही वर्ग कर रही थी। अब यह प्रावधान किया गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा, यानी कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका को न्यायपालिका का कार्य नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में आता है आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय संधियों से संबंधित अर्थ है कि कोई भी अगर देश संधि करते हैं तो उस संधि का भारतीय नागरिकों के द्वारा सम्मान किया जाएगा, हम दूसरे देश का सम्मान करेंगे, कोई भी विवाद होगा उसको मध्यस्थता से निपटाने का काम करेंगे। ये होता है अंतरराष्ट्रीय संधि से संबंधित आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग प्रावधान। हमने आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक विस्तार से चर्चा कर ली है, और जिसमें हमने देखा कि भाग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें भाग फर्स्ट में है हमारे राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र, सेकंड में नागरिकता, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार, और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, थैंक यू।